जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम 2025 के एडिटोरिया का खाकी सीरीज के मॉक टेस्ट नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। याद देखिएगा, इस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दो जगह आपको दिया हुआ है। एक तो हमारा जो लिंक दिया है आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है, और दूसरा आपका जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे आपको पिन कर दिया गया है। तो इससे पहले हम बता दें कि हमारा जो है बिहार दरोगा का इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं अपने बारे में। ये मेरे मार्कशीट है बिहार दरोगा का, जो कि आपका आप देख सकते हैं कि मेंस में आपका कितने मार्क्स है, 162 के आसपास मेरे मार्क्स थे। तो अगर आपको कोई इनिशिएटिव चाहिए, अगर आपको किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो याद रखिएगा 80% मार्क्स के आसपास यहाँ पे मेरा आया हुआ था, यानी 162.6 के आसपास है। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं प्रीलिम्स में लैग कर रहे हैं, चाहे मेन्स में लैग कर रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ गया था वो आपका 150 के आसपास गया था, और मेरे मार्क्स जो थे 162 के आसपास आए थे। और हिंदी में भी आपका जो 138 के आसपास ठीक ठाक डिसेंट मार्क्स कह सकते हैं। तो ये है आपका, देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे, और पहले हिंदी देखेंगे उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। और जो अगर मैं इंग्लिश कराता हूँ तो आप हिंदी वाले स्किप मत कीजिएगा, उसको एक बार रिविजन के तौर पर देखिएगा, उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका 2 बार यहाँ पे आंसर हो सके। और यहाँ पे तो साथ साथ दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है। जो आपका सिक्किम राज्य, द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सिक्किम राज्य घिरा हुआ है किससे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका चीन से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। यानी चाइना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल जो है आपका, इससे आपका जो है सिक्किम जो है सराउंडेड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों का साथ सही सुमेलित करना है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तगलांग लॉ जो है वो कहाँ पे है, तो आपका लद्दाख में हो जाएगा। हल्दी घाटी कहाँ पे है, तो हल्दी घाटी आपका राजस्थान में हो जाएगा। दिफू दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और असीरगढ़ का कहाँ पे, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में, याद रखना है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि जो तांगलांग जो लॉ है वो आपका लद्दाख में है, हल्दी घाटी आपका राजस्थान में है, दिफू पास आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और असीरगढ़ का किला आपका मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। जो आपका वेलिकोंडा समूह है वो किसका संरचनात्मक हिस्सा है, यानी कह रहा है कि वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर पार्ट जो है वेलिकोंडा वो किसका पार्ट है, तो ये आपका ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, पूर्वी घाट का पार्ट है। याद देखिए वेलिकोंडा ग्रुप जो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है आपका ईस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। याद देखिए ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी हो जाएगा। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो हो जाएगा आपका, इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये गुजरात से लेके आपका कहाँ तक फैला हुआ है, केरल तक फैला हुआ है। और अन्नाई मोडी इसकी हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे, अन्नाई मोडी इसकी हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपका, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाके मिलती है, उसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। और यहाँ पे जो है आपका इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इसकी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा। और कार्डमन हिल कहाँ पे, तो कार्डमन हिल आपका केरला तमिलनाडु के बीच में स्थित है। कार्डमन की पहाड़ियाँ सबसे लास्ट है कार्डमन की पहाड़ी, याद रखिएगा। और इस आंसर का है कि जो वेलिकोंडा समूह जो है किसका पार्ट है, तो आपका वेलिकोंडा समूह पूर्वी घाट का पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ना कि आपका नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज कौन सी है, तो सबसे नवीनतम बनाया गया है हिमालय माउंटेन रेंज हो जाएगा। सबसे नवीनतम जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, आपका हिमालय माउंटेन रेंज है, जिसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिखते जाइएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली का गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो माउंट आबू पे है। माउंट आबू जो है किसका पार्ट है, तो आपका याद रखिएगा जैन होली प्लेस है, जैन धर्म का।
पश्चिमी घाट का भाई अभी मैंने बता दिया कि पश्चिमी घाट जो है कहते हैं कि आपका सह्याद्री कहते हैं, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे कहलाता है। और विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे, आपका नॉर्दर्न पार्ट में हो जाएगा, मध्य प्रदेश के आसपास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो आपका पश्चिम की ओर से बहती है, तो ये हो जाएगा आपका पेरियार नदी जो है आपका, जो कि केरल में मिलता है, वो आपका पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी नदियां जो है पूरब की ओर बहती है। गोदावरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, कावेरी नदी हो गया। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो आपका कृष्णा की हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो है फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ बढ़ती है यानी पश्चिम की ओर बहती है, तो कौन सी नदी, पेरियार नदी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ नदियों का, तो पेरियार नदी कहाँ पे, केरला में पाई जाती है, और इस पे मुल्ला पेरियार डैम है। और कौन सा डैम है यहाँ पे, आप मेरे को इडुक्की डैम आपका पेरियार नदी पे है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, आपकी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और साउथ की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है, साउथ इंडिया की। फिर तुंगभद्रा आपका कृष्णा की सहायक नदी है। और कावेरी जो है कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। नेक्स्ट है कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको दक्षिण गंगा गोदावरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना कहाँ पे है, यानी कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द स्टेट इन द सुइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो सुइल नदी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में है। सुइल नदी प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में टेहरी डैम है, और टेहरी डैम प्रोजेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है। चलिए लॉ, अयस्क और राज्य के बारे में है कि कौन सा यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे तो पहला जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आपका 7 का बी दे रखा है। जो चंद्रपुरा है, चंद्रपुर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है। इसके बाद चित्रदुर्ग जो है आपका यहाँ पे कर्नाटक में हो जाएगा। बैलाडीला रेंज जो है आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। चंद्रपुर जो है आपका महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग आपका कर्नाटक में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, और मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देख लीजिए कि आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र हो गया, चित्रदुर्ग आपका कर्नाटक हो गया, बैलाडीला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज उड़ीसा हो गया। आई थिंक आपको याद हो गया होगा अब तो। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक पोर्ट। इनमें से कौन सा पोर्ट जो है लैंडलॉक है, यानी स्थल रुद्ध बंदरगाह है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो आपका एक स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक पोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट एन, अच्छा मूल निवासी नहीं है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट एन नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। यानी अंडमान निकोबार आइलैंड का जो मूल ट्राइब यानी नेटिव जो है ट्राइब नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो हो जाएगा इनमें से, तो आपका जो रेंगमा है वो आपका अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं मिलता है। बाकी हालचू मिलता है, ओंग मिलता है और शोम्पेन मिलता है। बाकी रेंगमा जो है यहाँ पर नहीं मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। इन आवर सोलर सिस्टम द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। यानी एस्टेरॉयड बेल्ट जो आपका हमारे सोलर सिस्टम में किन दो प्लैनेट के बीच में मिलता है। यानी हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है, तो ये ग्रह जो है आपका मंगल तथा बृहस्पति के बीच में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्स के दो चांद है, उसको दो प्लैनेट होता है, सैटेलाइट होता है, उसको क्या कहते हैं, डेमोस ऑफ फोबोस कहते हैं। यहाँ पे अर्थ के पास एक ही प्लैनेट जो आपका एक ही मून है, जो कि आपका मून कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, यानी जो 11 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा है कि कौन सा इनमें से सही है। तो चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। आपका इनमें से जो सही आपका है, सोलर इक्लिप्स ऑकर ऑन द न्यू मून डे। सोलर इक्लिप्स जो आपका यानी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यानी न्यू मून डे पे आपका कौन सा होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। ये आपका सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं बता दूं कि जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है।
द मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी जो मेडिटेरियन सी है अटलांटिक ओशन से किससे जुड़ा हुआ है, यानी भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर की संधि से जुड़ा हुआ है। किससे? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ है। तो आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप डार्डेनेल्स और बोफोर्स स्टेट जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इससे किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पहले नियम से, यानी जो कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम जो किसको बताता है, एनर्जी को डिफाइन करता है। याद रखिएगा जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो किसको बताता है, ये बताता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी उष्मा गति के प्रथम नियम जो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन को, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन COP21 वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था COP21, तो ये हुआ था आपका जहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया था, तो कहाँ पे था, पेरिस में हो जाएगा, पेरिस फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है COP21 कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। यहाँ पे आपका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आधारशिला रखी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया था, गुरुग्राम हरियाणा में रखा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, यानी वेयर डिड द शुंग रूलर इस्टेब्लिश देयर कैपिटल, शुंग वंश ने अपनी कैपिटल यानी अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी, तो याद रखना है उन्होंने यहाँ पे विदिशा में रखी थी, कहाँ पे, विदिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो विदिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदिशा। नेक्स्ट है उपनिषदों का, याद रखिएगा शुंग वंश के फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, याद रखना है। नेक्स्ट है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, यानी द ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद इनटू पर्शियन लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी उपनिषद का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहलाता है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो है कहलाता है, ये कहलाता है शिर ए अकबरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको उपनिषद का पर्शियन में ट्रांसलेट करता है तो उसको सर ए अकबरी के नाम से किया जाता है। रज्मनामा जो है आपका महाभारत का ही पार्ट है, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्सिया में, तो उसको रज्मनामा के कहते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, याद रखें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में लोकेटेड एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अशमक हो जाएगा। एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अशमक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी के किनारे है। अशमक कौन है, गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र के आसपास, याद रखिएगा। तो जो दक्षिण भारत का में एकमात्र महाजनपद जो स्थित है वह था आपका अशमक हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब की गई थी, याद रखना है विजयनगर जो है आपका व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश बाय द हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब की थी, तो आपका 1336 ईस्वी में किया था। याद रखिए जो हरिहर बुक्का थे उन्होंने 1336 में की थी और इसके 11 साल बाद जो है आपका 11 साल बाद इन्होंने जो हसन गंगू है उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 में, 11 साल बाद हुआ था। और जो आपका विजयनगर साम्राज्य है और आपका बहमनी साम्राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था जहाँ पे विजयनगर एम्पायर कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था, जिसका नाम था बैटल ऑफ तालिकोटा, 1565 में हुआ था, याद रखना है। और याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कृष्णदेवराय था। विजयनगर राज्य का सबसे प्रतापी राजा था कृष्णदेवराय, जिसके टाइम में अष्ट दिग्गज रहते थे, 8 तेलुगु पोएट रहते थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अमुक्त मल्यादा। किसने लिखा था अमुक्त मल्यादा, कृष्णदेवराय ने लिखा था, तेलुगु भाषा में लिखा था, याद रखना है। नेक्स्ट है मुंगेर में बड़हिया ताल या बकश आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, अंडर हुज लीडरशिप वाज द बड़हिया ताल और बकश मूवमेंट लॉन्च इन मुंगेर। देखिए मुंगेर में जो बड़हिया ताल रेजिस्टेंस हुआ था वो मूवमेंट किसके अंडर में लॉन्च हुआ था, यानी मुंगेर के बड़हिया ताल बकश आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो ये था आपका कार्यानंद शर्मा के अंडर में चलाया गया था।
मुंबई में जो आपका बढ़िया ताल रेजिस्टेंस था, बढ़िया ताल मूवमेंट कार्यानंद शर्मा के अंडर में चलाया गया था, याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिकेम फेमस एज द कुरान खान ड्यू टू हिज मेलोडियस रिसाइटेशन ऑफ द कुरान। यानी जरा कह रहा है कि बहुत मेलोडियस वे में कुरान पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम कुरान खान पड़ गया। यानी अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? ये थे कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कुरान खां के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कौन से डायनेस्टी से था? ये आपका मामलुक डायनेस्टी से था, जिसको हम इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं। याद रखिए, मामलुक डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी, इसी को हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? यानी हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? यानी इनमें से कौन से जो रिवोल्यूशनरीज थे वो काकोरी षड्यंत्र से, काकोरी ट्रेन रॉबरी से जुड़े हुए नहीं थे, पूछ रहा है। तो इनका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुखदेव जो हो जाएगा आपका, जो दे रखा है सुखदेव, ये आपका काकोरी ट्रेन से जुड़े हुए नहीं थे। ये आपका भगत सिंह के लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे सुखदेव, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे सुखदेव। बाकी आपके जो है आपके कौन कौन? रोशन देव हो गए, रोशन सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, ये सब जो है आपके तीनों काकोरी ट्रेन रॉबरी से जुड़े हुए थे। और कब हुआ था काकोरी कांड? ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होता है। और यहाँ पे बाकी जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, इन पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था, याद रखना है। और ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो आपका किस लिए चला था? ये जो सॉन्डर्स की हत्या के मामले में चला था इन पे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? यानी ऑन विच डेट बंगाल पार्टीशन बिकेम इफेक्टिव? यानी बंगाल विभाजन जो है वो आपका प्रभावी हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 7 अगस्त को हम मनाते हैं हैंडीक्राफ्ट, ये आपका स्वदेशी दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? यानी द एंटरिम गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस कब? यानी जो एंटरिम गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था वो आपका 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार यानी आपका एंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया था एंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? याद रखिएगा 1938 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। फिर जो है 1938 का हरिपुरा सेशन जो है आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेतृत्व में था। इसके बाद जो है 1939 में त्रिपुरी सेशन में इन्होंने गांधी जी के पत्ताभी सीतारामैया को हराकर फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को जीता था। और लेकिन जो डिफरेंस होता था गांधी जी के साथ इनका, इसके वजह से इन्होंने इसको यहाँ से रिजाइन कर दिया। इसके बाद से इनको किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? ऑन इन विच ईयर वाज क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? ये किया गया था आपका 1877 में किया गया, 1877। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? 1877 में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया? इन विच सेशन कांग्रेस इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर द मेंबर ऑफ द कांग्रेस टू वियर खादी क्लॉथ? यानी किस सेशन में कांग्रेस के मेंबर को खादी ड्रेस पहनने का कंपल्सरी कर दिया गया? तो कौन सा अधिवेशन था ये? तो ये था आपका 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन हो गया। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन हो गया। काफ़ी बहुत ही
बहुत ही कम इसको सुना जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया। तो कांग्रेस का 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है कानपुर सेशन की बात करते हैं तो कानपुर सेशन 1925 का किसके अंडर में था? ये आपका सरोजनी नायडू के अंदर में था। याद रखना है किसके अंडर में? सरोजनी नायडू के अंडर में था। और कलकत्ता सेशन 1928 का कौन था? आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? Whom did डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? यानी कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंसीडर में कौन पाकिस्तान का फाउंडर है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये माना है आपका मिंटो को। किसको? मिंटो को माना है। क्यों माना है? क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही मुस्लिम के लिए आपका प्रत्यक्ष सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग रखा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? याद रखना है आपका बी.आर. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और बी.आर. अम्बेडकर के बारे में क्या है? इन्होंने मूक नायक भी लिखा है, मूक नायक, और इन्होंने 1956 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की यात्रा करने वाले, याद रखना है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट बिहार? पहला इंग्लिश मैन यानी पहला अंग्रेज कौन था जिसने बिहार को विजिट किया था? ये था आपका रॉल्फ फिंच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अंग्रेज जो था जो कि आपका भारत में भी आया था, अब आपका बिहार में भी आया था, तो कौन था? रॉल्फ फिंच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट इन सेंट्रल बजट 2025-26? यानी जो 2025-26 में सेंट्रल बजट में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो ये है आपका 4.4%। यानी भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? 4.4% होता है। और फिस्कल डेफिसिट होता क्या है आपका? या जो टोटल रेसिप्ट होता है और माइनस टोटल एक्सपेंडिचर होता है, इसको हटा देते हैं और एक्सक्लूड करते हैं क्या? बोरोइंग्स। और बोरोइंग्स को खत्म कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा क्या निकलता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। और फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या बताता है? बोरोइंग्स बताता है आपका, कितने बोरोइंग्स हैं, कितना उधारी है हमारे पर। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? याद रखना है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल इज प्लेस इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कह रहा है कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल होता है वो किस संविधान के किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को, तो वो किस में रखेगा? तो आपका समवर्ती सूची में रखेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में रखेगा, क्योंकि ये जानवरों को स्टेट में भी बचाना है और इंडिया पे तो बचाना ही बचाना है। तो इसलिए उसको उस पर जानवरों को बचाने के लिए, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम करने के लिए स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। और समवर्ती सूची कहाँ से लाया गया है? तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? यानी पार्लियामेंट डजंट हैव द राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट टेक इट डिसीजन? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पार्लियामेंट के पास कोई सी भी टाइप का अधिकार नहीं है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को यानी बुनियादी ढांचे में संशोधन कर सके। तो ये था आपका केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हो जाएगा। केशवानंद भारती केस बनाम स्टेट ऑफ केरला, और ये कब किया था? 1973 में किया था, 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकरी प्रसाद केस कब हुआ था? तो आपका 1951 में हुआ था, और यहाँ पे पहला संविधान संशोधन यहाँ पे चैलेंज करा था, पहला संविधान संशोधन चैलेंज हुआ था। गोलकनाथ में कौन सा संविधान संशोधन चैलेंज हुआ था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 17 हुआ था या फिर क्या हुआ था? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गोलकनाथ केस में कौन सा संविधान संशोधन चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था, 1967 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? याद रखिए भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सम्मिलित होते हैं? हु आर द इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्या होते हैं? सारे आपके संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं,
याद रखना है। और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपका इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का आपका नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द फंडामेंटल ड्यूटी वे एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किस समिति के सिफारिश से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो यह था आपका स्वर्ण सिंह समिति। और यह कब जोड़ा था? 1976 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति आपका मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, याद रखना है। अब 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सरकारिया कमीशन का, तो सरकारिया आयोग क्या है? ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में था, सेंटर स्टेट के बारे में था। और ये 1983 में इसका बना था, 1988 में इन्होंने सबमिट किया था। ठीक है। धार कमीशन किस लिए था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच डांस स्टाइल इज सोनल मान सिंह फेमस? तो सोनल मान सिंह का संबंध जो है किस डांस से संबंधित है? तो उनका संबंध जो हो जाएगा आपका यहाँ पे भारतनाट्यम हो जाएगा। सोनल मान सिंह जो है आपका भारतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों करती है, और मेनली इनका है भारतनाट्यम। सोनल मान सिंह कुचिपुड़ियन भारतनाट्यम हो जाएगा, दोनों आप देखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन हैज़ बिन गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट। देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है आपका, इसमें 29 जो है 29 फंक्शन दिया हुआ है। किस आर्टिकल के तहत ये फंक्शन दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपका कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 243G से दिया गया है, 243G से दिया गया है। देखिए फिर से मैं बता दूं कि ई से आपका क्या हो जाएगा? ई से आपका ईयर होता है, और यहाँ पे ड्यूरेशन बताता है कि कितने साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा। एफ में डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ पे एफ में फेल्यूर होता है, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन। 243F जो है डिस्क्वालिफिकेशन बताएगा। 243E जो है आपका यहाँ पे ड्यूरेशन बताएगा। एच क्या बताएगा? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा। 243H किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से या टैक्स से है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे, इसको अलग अलग देख लेंगे कि राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। तो बिहार और तेलंगाना में विधान परिषद है, सही बात है। कहाँ कहाँ है देखिएगा? यूपी और बिहार में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इस तरीके से याद कीजिएगा। तो यानी यूपी का पड़ोसी बिहार, महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी तेलंगाना। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। 6 स्टेट के पास आपका विधान परिषद है, और बिहार और तेलंगाना के पास विधान परिषद है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। जाहिर सी बात है, तो आपका जो कह रहा है कि जो विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका जो जितना भी आपका कुल संख्या होता है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होता है, ये आपका गलत है। 12वां नहीं होता है यहाँ पे, ये गलत है, आप इसको देख लीजिएगा। कुल सदस्यों का 12वां अंश है राज्य में, हाँ 12वां अंश जो है आपका इसमें नहीं होता है, किसमें होता है? कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये आपका सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा गलत है, तीसरा वाला गलत है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट करेक्ट। यह कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन ये आपका गलत है। तो गलत कौन सा है? तो आपका ये वाला गलत है। बाकी जो आपका ये तीनों सही है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपका कौन से आर्टिकल में आता है? 169 में आर्टिकल में आता है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बना भी सकते हैं, हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आर्टिकल 169। इसका कंपोजिशन किस में है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इन विच ईयर वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब इस्टेब्लिश किया गया था? आप मेरे को बताएंगे। कि आपका 2010 में किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? वो आपका 2010 में किया गया था। ठीक है, 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको इसको याद रखिएगा। एनजीटी का आर्टिकल कौन सा है? 323A हो जाएगा। एनजीटी का आर्टिकल क्या होगा?
ट्रिब्यूनल यानी ट्रिब्यूनल जो था आपका 323A में दिया गया है यहाँ पे, याद रखिएगा। इसको भी हम अलग अलग देख लेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे। तो कौन से प्रावधान लागू होगा, तो आपका नागरिकता उसी समय लागू हो गया था, फिर आपका निर्वाचन जो था उसी समय लागू हुआ था, और जो आपका अस्थायी संसद है वो भी लागू हो गया था। लेकिन मौलिक अधिकार नहीं हुआ था। मौलिक अधिकार कब हुआ है, 1976 में हुआ। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत होगा, तो ये ऑप्शन चला गया, और बाकी आपका तीनों आपका सही है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कौन सा प्रोविजन अस्तित्व में आया था। तो सिटीजनशिप आया था, इलेक्शन आया था, और आपका प्रोविजनल पार्लियामेंट आया था। आपका चौथा नहीं आया था, ये आपका नहीं आया था। तो यहाँ 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने परसेंट है। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सेंसस ऑफ बिहार व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हिंदू इन टोटल पॉपुलेशन। कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में हिंदुओं की परसेंटेज क्या है एज पर द कास्ट सेंसस ऑफ बिहार। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने परसेंट है। तो ये आपका 81.99% है, 81.99% है हिंदू का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। ठीक है, तो यहाँ बताना है पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ग्राम सभा, इनमें से कौन सा बढ़ते क्रम में पूछ रहा है कि बढ़ते स्तर के आधार पर पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा आपका ग्राम सभा हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका पंचायत समिति होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिला को। जिला सबसे बड़ा होता है, पंचायत समिति एक आपका इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और ग्राम सभा जो आपका विलेज लेवल पे होता है। तो विलेज, इंटरमीडिएट और जिला परिषद, ये तीन आ जाएगा। तो कौन सा है, सबसे पहले छोटा हो जाएगा ग्राम सभा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत समिति, उसके बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। इन विच ईयर डिड ए सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष आया था। तो ये जो आया था आपका 2004 में आया था, 2004 में। ये कौन सा संविधान संशोधन था, 1989 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। याद रखिए, 89वां संविधान संशोधन से नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमेन। वॉर एंड वुमेन के ऑथर कौन है बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर M.A. हसन हो जाएगा। M.A. हसन जो वॉर एंड वुमेन के लेखक है, M.A. हसन हो जाएगा। देश के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ द कंट्री फर्स्ट टॉकिंग फिल्म आलम आरा। आलम आरा जो है देश का पहला बोलता हुआ फिल्म है, जिसका निर्देशन किसने किया था। ये किया था आपका अर्देश्री ईरानी ने। अर्देश्री ईरानी ने आलम आरा फिल्म को निर्देशित किया था। ऑप्शन ए इसका, ये पहला बोलता हुआ फिल्म था। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द बी स्टिंग। बी स्टिंग अगर हो जाता है तो उसमें इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है। या तो कि मधुमक्खी के जो स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और उस पर अगर हम जो है आपका, ये एक तरह का एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो अगर हम एसिड के जगह, एसिड अगर हमको स्टिंग हो गया है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे। और इनमें से बेस कौन सा है, तो वो आपका बेसिंग सोडा हो जाएगा। बेस हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे एसिड को एसिड नहीं काटता है, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, सिरका भी नहीं होगा, और आपका एसिटिक एसिड भी नहीं होगा। तो क्या होता है आपका बेकिंग सोडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका बेस है जो आपका बी स्टिंग को न्यूट्रलाइज कर देगा। बी स्टिंग में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, रोमानिया की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है आपका बुखारेस्ट, यानी बूचा या बुखारेस्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट किसका है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे? ये आपका माउंट आबू में हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी अकादमी कहाँ पे लोकेटेड है? आपका माउंट आबू में लोकेटेड है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू। 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 का, देखेंगे भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है? व्हाट इज द एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द इंडिया रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो हमारे देश में पर पर्सन पर डे जो कैलोरी एक्सेप्टेड है, जो कैलोरी एक्सेप्ट कर सकता है, कैलोरी ले सकता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है किसमें? पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने में रूरल और अर्बन एरिया में कितना कितना है, यानी रूरल में कितना कैलोरी है, अर्बन में कितना कैलोरी है बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? तो 2400 कैलोरी आपका कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रूरल एरिया में कितना है? 2400 कैलोरी हो जाएगा और अर्बन एरिया में आपका 2100 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो रूरल में कितना है? 2400 और अर्बन में 2100 कैलोरी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी लिबरलाइज करना, उसको इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, उदार बनाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल। यानी इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे था। तो कौन सा था? तो ये आपका दूसरा 5 ईयर प्लान जो आपका महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, याद रखना है। कौन सा है? सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे था और किसके लिए था? एग्रीकल्चर के लिए था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे था और ये जो है आपका किसके लिए था? हैवी इंडस्ट्री के लिए था, हैवी इंडस्ट्री के लिए जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है डी के खारवे समिति का संबंध किससे है? डी के खारवे कमेटी जो आपका किससे संबंधित है? ये समिति आपका लघु उद्योग के विकास के लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, लघु उद्योग के विकास के लिए हमारा डी के खारवे कमेटी यहाँ पे बनाया गया था। फिर यहाँ पे 52 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 52 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे कि 52 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 देखेंगे यहाँ पे, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? यानी व्हाट इज द ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन द गिवन ईयर इज कॉल्ड। यानी कंट्री के अंदर कह रहा है, कंट्री के अंडर में क्या हो जाएगा? आपका जीडीपी हो जाएगा। अगर कंट्री के अंदर कह रहा है तो आपका जीडीपी हो जाएगा। तो कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। यानी कह रहा है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, यानी बाउंड्री के अंदर में कह रहा है कि बाहर में नहीं, तो ये आपका जीडीपी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इफ़ ए कंट्री डिवेल्यूएट्स इस करेंसी, यानी अपने करेंसी को डिवेल्यूएट करता है, अवमूल्यन करता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसका जो है आपका इंपोर्ट क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव हो जाता है और एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाता है। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन के फादर यानी पितामह किसे कहते हैं? यानी इटली एकीकरण के जनक जो है किसे कहा गया है? तो ये कहा गया आपका ग्यूसेप मेजिनी को कहा गया है। ग्यूसेप मेजिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अब मेजिनी का बायोडाइवर्सिटी कौन कर रहा हूँ, मेजिनी का ऑटोबायोग्राफी कौन लिखा है? बायोग्राफी कौन लिखा है? तो आपका बहुत लिखे तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसमें से एक लाला लाजपत राय भी थे मेजिनी का बायोग्राफी लिखने का। पिरामिड किसे बनवाए? किसने बनवाया? तो हु बिल्ड द पिरामिड, पिरामिड किसने बनवाया है? ये है आपका फिरौन।
फिरौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरौन जो है इन्होंने पिरामिड को बिल्ड किया था। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द फ्रांस फर्स्ट गेव प्रोटेक्शन टू द मिडिल क्लास? फ्रांस का कौन सा रूलर था जिसने मिडिल क्लास को प्रोटेक्शन दिया था, यानी मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? किसने? ये आपका लुइस 11 हो जाएगा, लुइस 11 ने किया था। और याद रखिए फ्रेंच क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था, 1789 में, जहाँ पे आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? यानी वेयर वॉज द पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था? यानी विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ पे शांति सम्मेलन बनाया गया था? तो शांति सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 हो जाएगा। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा पेरिस पीस सम्मेलन आपका 1919 हो जाएगा, और 1919 में ही आपका आईएलओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो स्लो ग्रोथ जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो किसकी कमी से होता है? किसकी डिफिशियंसी के वजह से होता है? तो ये जो होता है आपका यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है ग्रोथ। तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट? इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जो आपका पोटैटो आपका जड़ नहीं है, गाजर है, मूली है, सलजम है, बाकी आपका पोटैटो नहीं है, आलू नहीं, आलू जड़ नहीं है। नेक्स्ट है, केचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन ऑफ अर्थवर्म? केचुओं के श्वसन में बताना है कौन सा इनमें से कथन सही है, पूछ रहा है। तो कथन सही है आपका यहाँ पे ना, केचुआ जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। केचुआ जो अर्थवर्म जो है आपका किसके थ्रू सांस लेते हैं? तो अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द कैक्टस प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? तो कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, किस भाग में होता है? तो नागफनी में। तो कौन सा भाग है यहाँ पे? ये है आपका तने में होता है, आपका स्टेम में होता है। अगर हम कैक्टस की बात करें, कैक्टस प्लांट में जो आपका वहाँ पे कहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है? वहाँ पे स्टेम में होता है। नेक्स्ट है, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा यहाँ पे सही है पूछ रहा है? तो पहला देखिए, सभी पादप यहीं पे आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। सारे पादप नहीं करते हैं, तो पहला आपका गलत हो गया। एक भी पादप नहीं करेगा तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। सही बात है कि नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? वो आपका जड़ से ही लेगा, तो दूसरा आपका सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्लांट्स के बारे में बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑल प्लांट जो है, ऑल प्लांट यहाँ पे गलत है, पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही है, तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप मिलान करना है कौन सा यहाँ पे सही है, मतलब मिलान कराना है। यहाँ पे जो आंसर है आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमाशय क्या हो जाएगा? अमाशय जो हो जाएगा आपका अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत जो है आपका यहाँ पे पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करवाता है। बड़ी आंत जो है आपका जल अवशोषण करता है, और यकृत जो है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आपका इस तरीके से क्या है? स्टोमक जो आपका एसिड्स को सिक्रेट करता है। लीवर जो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका वो आपका फूड को डाइजेस्ट करता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट ब्लड सेल में जो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल अथवा कणिकाएं, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC क्या कार्य करता है? व्हाइट ब्लड सेल जो आपका कॉर्पस्कल्स, क्या इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या करता है? माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन करता है, रोगाणुओं का विनाश करता है। ये हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स हो जाएगा, रोगाणुओं का विनाश करता है।
नेक्स्ट है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। जो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय द डॉक्टर्स टू मेजर हार्ट बीट को मापने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट को किससे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से मापते हैं, याद रखिए। ईसीजी किसके लिए, नेक्स्ट यहाँ पे ईसीजी बात करते हैं। ईसीजी किस लिए होता है, यह आपका हार्ट के लिए होता है। ईईजी ये आपका किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, याद रखना है। डबल ईजी जो है ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी आपका हार्ट के लिए होता है। कैसे आप मानेंगे, जो आपका जो बीच वाला ई होता है इसको इंसेफ्लो कहते हैं। यहाँ पे सी जो होता है आपका, ये इसको कार्डियो कहते हैं। कार्डियो हार्ट को होता है, इंसेफ्लो आपका माइंड को होता है। ठीक है, पेस मेकर आपका हार्ट बीट के लिए मापते हैं, पेस मेकर हार्ट बीट। यहाँ पे जो आपका स्टेथोस्कोप इसको हार्ट बीट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 66 का ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लाइजोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम के बनने के लिए कौन सा इनमें से आपका उत्तरदायी होता है। तो कौन सा है यहाँ पे, तो ये आपका गोल्जी उपकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। लाइजोसोम क्या होता है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सुसाइडल बैग कहते हैं सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, और यहाँ पे लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहेंगे सेल का। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑकर इफ, यानी ऑक्सीडेशन तब होता है जब उसमें क्या होता है, यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देयर मे बी हैव बीन एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाता है, वो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन नॉर्मल एटमोसफेयर, यानी नॉर्मल एटमोसफेयर में जो आपका कौन सा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड स्टेट में कौन सा पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला है जिसमें तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है होते हैं, तो किस में बेसिस होते हैं, तो परमाणु संख्या पे बेस होते हैं। इसमें 7 समूह ग्रुप 7 होते हैं, 18 पीरियड होते हैं। ये आपका गलत है, उल्टा कर दिया, इसमें ग्रुप जो है 18 होते हैं और पीरियड जो है 7 होते हैं, तो सिर्फ एक ही से ओनली 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आपका इसमें जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट के वो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस होते हैं, तो पहला सही है। और इसमें जो है 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, तो ये आपका गलत है, तो ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ द लाइट द नेचर ऑफ लाइट, देखिए क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो लाइट का नेचर है वो किस प्रकार का नेचर है, तो वह है आपको या तो कण के समान है या फिर वेग के समान है, तरंग के समान है। लाइक है पार्टिकल और वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, कौन, आपका लाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 72 का विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये होता है आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यानी परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको मैच करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे F = mv² r हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल का। अगर हम बात करें संवेग का, तो संवेग जो होता है P = mv होता है। वेग का क्या होता है, वेग हो जाएगा आपका यहाँ पे v = d/t। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है a = v - u/t हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देखें सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv² r हो जाएगा। मोमेंटम P = mv होता है। वेलोसिटी v = d/t और एक्सेलरेशन a। देखिए सिंपल है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन को a कहते हैं, तो a वाला यहाँ जाएगा, v वाला यहाँ जाएगा, सिंपल है। मोमेंटम को p कहते हैं, p वाला यहाँ चला जाएगा, जो बच गया। सेंट्रीपेटल फोर्स है f है, तो f को यहाँ पे दिया हुआ है, तो
सिंपल आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 हो गया। तो 74 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंटीमीटर पूछा ना, 1 माइक्रोन, देखिए 1 माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻4। अब देखिए 10⁻⁻6 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 1/10⁻4 यहाँ पे लगाएं, 3 4, और ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से और डिवाइड हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 4 इधर 2 इधर, 10⁻⁻6 हो जाएगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पे पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? When the pendulum end point reaches the extreme position, which of the following is correct? जब पेंडुलम का जो एंड पॉइंट है वो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है वहाँ पे? त्वरण जो है अधिकतम होता है, वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वरण मैक्सिमम होता है। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से एक पासे का है, बताना है कि ई के अपोजिट कौन सा हो जाएगा। ई के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? तो एफ डी यहाँ पे देखिए, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ डी यहाँ भी है, एफ डी यहाँ भी है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, सिंपल क्षेत्र का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी मूल्य धन पे, ये तो है, इसका आंसर 77 का क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सी। लुप्त संख्या ज्ञात करना है 78 का, 78 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी दे रखा है, डी है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का की विशेषता है? स्नो स्टॉर्म आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? यानी हिम झंझावात यानी स्नो स्टॉर्म जो है कहाँ, किस एरिया, किस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तब अंटार्कटिका का हो जाएगा। अंटार्कटिका में स्नो का, बर्फ़ का आंधी आएगा, तो बर्फ़ की आंधी कहाँ आएगी? अंटार्कटिका में आएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्वेटोरियल रीजन में बर्फ़ नहीं आता है, ट्रॉपिकल रीजन में बर्फ़ बिल्कुल नहीं आएगा, टेम्परेट में भी तो भी नहीं आता है। एक ही रीजन है जहाँ पे बर्फ़ का आंधी आ सकता है, जो कि आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? तो ये आपका हिंदी का है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे। इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका जो है आपका चच्चे, ये क्या हो गया? उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊँगा, ये कौन सा वाक्य है? तो आपका संयुक्त वाक्य है, याद रखिए। उसने कहा कि मैं तुम्हारे कल घर जाऊँगा, तो हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा से क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? विशेषण शब्द कौन सा बनाएगा? तो ये बनेगा आपका चचेरा, ठीक है। चाची तो बनेगा नहीं, चारा नहीं बनता है, चाचा का भी नहीं बनता है, तो चाचा का चचेरा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू हिंदी। वुमेन लर्न्स इंग्लिश फास्टर देन मैन। वुमेन महिलाएं जो है आपका पुरुषों से जल्दी आपका अंग्रेजी सीख जाती है। अब इनमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन डी है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं, तो ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती है, तो यहाँ पुरुष आया ही नहीं। महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती है, पुरुषों से क्यों सीखेगी भाई? पुरुष महिलाओं के, अब यहाँ पुरुष की बात कर दिया, ये तीनों गलत हो गया। तो एक ही स्टेटमेंट आता है जो कि आपका सही बता रहा है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया दे उधार, इसका सही अर्थ जो होता है आपका, ये आपका सी हो जाएगा, बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन सी हो जाएगा। वन हू लव्स बुक, जो बुक को क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल हो जाएगा। बिब्लियोफाइल कौन सा है? तो यहाँ पे बिब्लियोफाइल। फो मतलब डरना, बुक पढ़ने से डरना, तो आपका गलत हो जाएगा। पॉलीग्लॉट क्या होता है? एक से अधिक भाषा बोलने वाला पॉलीग्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई थी? तो कौन सा था यहाँ पे? तो यह था आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा था? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जहाँ पे एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जहाँ पे 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 जो है उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई थी।
यानी किस टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफौना सर्वे हुआ था जहाँ पे 33 रेप्टाइल्स में स्पेसिस मिले थे और 36 एम्फीबियन स्पेसिस को रिकॉर्ड किया गया था। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु। अन्नामलाई भी कहाँ पे? तमिलनाडु। सत्यमंगलम कहाँ है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुंडनथुराई कहाँ पे? आप मेरे को इन दोनों का बताएंगे। नेक्स्ट है आपका दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो दीपा कर्माकर का खेल कौन सा हो जाएगा? तो इनका खेल जो हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक हो जाएगा। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट है 87 माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो है या किस देश में है? तो माउंट एडम्स जो है किस देश में है? एक तरह का स्ट्रेटो वोल्केनो है, तो आपका स्ट्रेटो वोल्केनो है, तो आपका यूएसए का हो जाएगा। तो माउंट एडम्स जो है यूएसए का पार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए 87 का ए हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 2024? 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ये मिला है आपका हांगकांग को मिला है। ठीक है, हांगकांग को मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? इन विच स्टेट हैज द फ्लॉक ऑफ रेयर नॉर्दर्न पिनटेल डक बीन सीन रिसेंटली? यानी कह रहे हैं कि हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बतखों का झुंड कहाँ पे देखा गया है? तो ये देखा गया आपका अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट है सोलिगा। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? इन विच स्टेट द सोलिगा टाइप फाउंड? तो सोलिगा टाइप कहाँ पे मिलती है? तो ये आपका कहीं नहीं मिलेगा, नन ऑफ देगा। तो ये क्वेश्चन की कोई फायदा नहीं है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर 2025 हेल्ड? यानी वुमेन पीस कीपर 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ है कॉन्फ्रेंस? तो महिला सम्मेलन जो है आपका पहला सम्मेलन 2025 जो किसके लिए? महिला शांति सैनिकों के लिए। तो कहाँ पे हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्टार्ट की है? तो शिक्षा संजीवनी बीमा किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है आपका राजस्थान ने। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार ने किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? किसने? तो राजस्थान ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा है? इन विच स्टेट हैज द रेयर फॉसिल हैज बीन डिस्कवर रिसेंटली? यानी एक रेयर फॉसिल जो आपका डिस्कवर किया गया कहाँ, किस राज्य में? तो ये जो है आपका झारखंड में खोजा गया है। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे जामनगर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। यहाँ से एट विच प्लेस द हैज इंडिया फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस बीन ऑर्गेनाइज? तो पहला कोस्टल बर्ड सेंसस कहाँ पे है? आपका मैरीन नेशनल पार्क जामनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्फेरिक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? यानी एस्फेरिक्स टेलीस्कोप जो है इनिशिएटिव है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का? किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का पहल आपका एस्फेरिक्स है? तो आपका नासा का हो जाएगा। नासा का। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1958 में हुआ था। ठीक है। इसरो का स्थापना कहाँ पे हुआ था? इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इससे पहले इसको 1962 में इनको एस्पायर के नाम से जाना जाता था। CNSA किसका हो जाएगा? चाइना का हो जाएगा। ESA यूरोपियन यूनियन का हो जाएगा, याद रखना है। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैड डेवलप बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड प्रमोट एग्रीकल्चर? यानी बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है किसके लिए? सॉइल पोल्यूशन को टैकल करने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। कौन से IIT ने बनाया है? तो ये IIT बनाया है आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल स्टार्ट किया है? तो स्वावलंबी पहल जो है किसने स्टार्ट किया है? तो ये आपका हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। याद रखना है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वावलंबनी क्या है यहाँ पे? स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ही देगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से इंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ भी इंटरप्रेन्योरशिप है, मिला सकते हैं।
नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला भारतीय स्थानीय निकाय बन गया है? विच इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम द फर्स्ट लोकल बॉडी इन इंडिया टू इंक्लूड ए क्लाइमेट चैप्टर इन इट्स बजट? यानी पहला लोकल बॉडी कौन बन गया है जिसने अपने अध्याय में क्लाइमेट चैप्टर को भी जोड़ा है? यानी कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो ये बना है कौन? तो ये बना है आपका अहमदाबाद नगर निगम हो जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ये बना है। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? यानी हु हैड द जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द महाकुंभ स्टैम्पीड इन प्रयागराज? प्रयागराज में जो स्टैम्पीड हुआ था, वो आपका भगदड़ हुआ था, उसके जांच के लिए कौन सी किसके अंडर में एक कमेटी बनाया गया है? तो वो कमेटी किसके अंडर में है? तो वो बनाया कमेटी जो आपका हर्ष कुमार कमेटी के अंदर में बनाया गया, हर्ष कुमार के अंडर में। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है? यानी भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। याद रखिएगा इसका ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैंने बता दिया कि मेरे जो है 162 मार्क्स से लगभग जो आपका 80+ क्वेश्चन मेरे सही हुए थे मेंस में। तो अगर आपको किसी भी टाइप का आपका प्रीलिम से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड कोई भी टाइप का आपको यहाँ पे लगता है कि आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, तो आप फ्री होके आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।